आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फेड के बड़े चेंज के बारे में और वो मार्केट को कैसे अफेक्ट कर सकती है, और फिर हम डिस्कस करेंगे सेबी के नए रूल्स को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला और आज है फ्राइडे 20th ऑफ दिसंबर। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हो तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। कल फेड ने अपने रेट्स को 1/4 पॉइंट कट करके 4.25 से 4.5% के रेंज में ले आया। ये उनका थर्ड कंसेक्यूटिव कट था और जब से ईजिंग स्टार्ट हुई है फेड टोटल 1 परसेंटेज पॉइंट का कट कर चुका है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कट रीसेंट मेमोरी का सबसे हॉकिश वर्जन था। पॉवेल ने खुद कहा, और ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, कि इट वाज अ क्लोजर कॉल। और उन्होंने ये भी नोट किया कि इस एक्शन के साथ पॉलिसी अब सिग्निफिकेंटली लेस रिस्ट्रिक्टिव स्टांस पे आ गई है। मार्केट का रिएक्शन ब्रूटल था। S&P 500 लगभग 3% गिर गया और ट्रेजरी यील्ड्स ने एक डेकेड का सबसे बड़ा पोस्ट फेड मीटिंग सिंगल डे जंप रिकॉर्ड किया। 2 ईयर और 10 ईयर यील्ड्स दोनों 13 बेसिस पॉइंट्स ऊपर चले गए। डॉलर काफी स्ट्रांग हुआ और बाकी करेंसीज काफी गिर गई। एक और स्ट्राइकिंग डिटेल ये था कि मीटिंग के बाद जनवरी कट के चांसेस 0 हो गए हैं। 2025 के फर्स्ट हाफ में भी अब एक फुल्ली प्राइस्ड इन 25 BP कट नहीं दिख रहा। मार्केट्स क्लियरली फेड की कॉशियस टोन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। पर फेड इतना हॉकिश क्यों है? फेड ने अपनी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस काफी रिवाइज की है। अब वो कोर PCE यानी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इन्फ्लेशन 2025 के एंड तक 2.5% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो पहले के 2.2% फोरकास्ट से ज्यादा है। 2024 के लिए कोर PCE इन्फ्लेशन 2.8% प्रोजेक्ट किया गया है। GDP फोरकास्ट भी सब्सटैंशियली बढ़ाई गई है 2% से। 2024 के लिए 2.5% और 2025 का सॉलिड 2.1% का ग्रोथ आउटलुक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फोरकास्ट 2025 के लिए 4.3% है, जो पहले 4.4% था। ये इस बात को दिखाता है कि फेड सॉफ्ट लैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, जहां इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो और जॉब मार्केट पे कोई बड़ा नुकसान ना हो। फेड के एग्रेसिव इन्फ्लेशन फाइट को देखते हुए ये काफी रिमार्केबल है। फेड के नए रेट प्रोजेक्शंस ने मार्केट का ध्यान काफी खींचा। अब फेड 2025 में सिर्फ 2/4 पॉइंट कट्स का सिग्नल कर रहा है, जो पहले के सितंबर प्रोजेक्शंस के आधे हैं। मार्केट प्राइसिंग की बात करें तो अब तक सितंबर 2025 तक एक फुल्ली प्राइस्ड इन 25 बेसिस पॉइंट कट नहीं दिख रहा। पूरे साल में सिर्फ एक टोटल कट प्राइस इन किया गया है। फेड ने अपना ओवरनाइट रिवर्स रेपो रेट भी 5 बेसिस पॉइंट्स कट करके 4.25% कर दिया, जो टारगेट रेंज के बॉटम से अलाइन करता है। पॉवेल ने एम्फसाइज किया कि ये सिर्फ एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है, पर यह दिखाता है कि फेड इस नए फेज में अपने टूल्स फाइन ट्यून कर रहा है। मीटिंग में क्लीवलैंड के फेड प्रेसिडेंट बेथ हैमक का नोटेबल डिसेंट था, जिन्होंने रेट कट के अगेंस्ट वोट किया और रेट्स को अनचेंज रखना प्रेफर किया। और ये भी फैसिनेटिंग है कि फेड के डॉट प्लॉट में 4 ऑफिशियल्स ने नो कट प्रेफर किया था, जो दिखाता है कि कुछ नॉन वोटिंग मेंबर्स भी हैमक के कंसर्न्स शेयर करते हैं। पॉवेल ने कुछ की कमेंट्स भी किए। उन्होंने बोला, We think the economy is in a really good place और policy is in a really good place। पर उन्होंने तुरंत ये एम्फसाइज किया कि फ्यूचर कट्स के लिए कॉशियस रहना होगा। ये कॉन्फिडेंस और इन्फ्लेशन कंसर्न्स के बीच का बैलेंसिंग एक्ट है, जो फेड की करंट थिंकिंग को डिफाइन करता है। पॉवेल ने नोट किया कि रिस्ट्रिक्टिव रेट्स हाउसिंग जैसे एरियाज में काम कर रहे हैं, पर ब्रॉडर फाइनेंशियल कंडीशंस जैसे स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड्स अभी भी काफी लूज है। ये डिस्कनेक्ट भी एक रीजन है कि फेड फ्यूचर रेट कट्स को लेके कॉशियस हो रहा है। ट्रंप के फिस्कल पॉलिसीज भी फेड के थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रही है। पॉवेल ने एक्नॉलेज किया कि कुछ फेड ऑफिशियल्स ने अपने फॉरकास्ट में फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट्स इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट किया है, जबकि कुछ ने नहीं। ये स्प्लिट दिखाता है कि ट्रंप की पॉलिसीज यानी टैरिफ्स, इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस और टैक्स कट्स इन्फ्लेशन रिस्क को लेकर फेड को नर्वस कर रही है। इस साल फेड और मार्केट्स एक कैट एंड माउस गेम खेलते दिख रहे हैं। शुरुआत में मार्केट ने ज्यादा कट्स प्राइस इन किए थे, फिर पुल बैक किया, फिर एग्रेसिव हो गए।
अब एक्सपेक्टेशंस में एक और रीसेट हो रहा है। लेबर मार्केट के डेटा भी नजर डालते हैं। पॉवेल ने एक इंटरेस्टिंग बात नोट की। ले ऑफ रेट्स तो लो है, पर हायरिंग रेट भी लो है, जो लोअर डिमांड को दिखाता है। पर उन्होंने एम्फसाइज किया कि लेबर मार्केट कूलिंग की और ज्यादा जरूरत नहीं है उनके 2% इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए। ये उनकी थिंकिंग में एक नोटेबल शिफ्ट है। तो आगे क्या एक्सपेक्ट करें? मार्केट्स में और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ये मीटिंग रीसेंट मेमोरी में सबसे ज्यादा हॉकिश फेड मीटिंग में से एक थी। रेट्स उम्मीद से ज्यादा टाइम तक हाई रहेंगे और कोर इन्फ्लेशन के 2025 तक टारगेट के ऊपर रहने के प्रोजेक्शंस है। एसेट प्राइसेस पे प्रेशर रहने की उम्मीद है। फेड का मैसेज क्लियर है। अब वो एक नए फेज में है जहां वो फ्यूचर रेट कट्स के लिए ज्यादा कॉशियस रहेंगे। जैसे पॉवेल ने बोला, अ न्यू फेज इन द प्रोसेस। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी पर। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी ने अभी एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जिसमें उन्होंने नए रूल्स और अपडेट्स अनाउंस किए। ये चेंजेस बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स और कैपिटल मार्केट्स में इन्वॉल्व सबके लिए इकोसिस्टम को इंप्रूव करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सेबी ने टोटल 19 अपडेट्स अनाउंस किए हैं जो म्यूचुअल फंड्स और प्राइमरी मार्केट से लेकर सर्वेलेंस मेजर्स तक सब कुछ कवर करते हैं। पर आज हम सिर्फ 4 की अपडेट्स पे फोकस करेंगे जो आपके लिए सबसे रेलेवेंट है। शुरू करने के पहले एक साइड नोट दे देता हूं। ये चेंजेस एकदम नए नहीं है। इनका मेंशन सेबी के कंसल्टेशन पेपर में पहले भी हो चुका है जहां पब्लिक फीडबैक लिया गया है। पर अब ये प्रपोजल सिर्फ आइडियाज नहीं है, अब ये रियलिटी बन रहे हैं क्योंकि इन अपडेट से रिलेटेड रेगुलेशंस में अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं। सबसे पहला अपडेट है एसएमई आईपीओस के फ्रेमवर्क में। एसएमई प्लेटफॉर्म्स को 2008 में लॉन्च किया गया था ताकि छोटे बिजनेसेस इजीली फंड रेज कर सके। ये काफी रैपिडली ग्रो हुआ है और आज इस प्लेटफॉर्म की मदद से 745 कंपनीज का टोटल 2 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैप हो चुका है। पर इस ग्रोथ के साथ कुछ फ्लॉज सामने आए हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक एसएमई जो सिर्फ गुजरात में 2 यामाहा शोरूम्स ओन करता था, उसके आईपीओ में 400x डिमांड देखी गई, जो स्पेक्युलेटिव फ्रेंजी को दिखाता है। एक और एग्जाम्पल है वेरेनियम क्लाउड, जिसने एलिजिडली अपने आईपीओ की डिमांड और वैल्यूएशन आर्टिफिशियली इन्फ्लेट की थी। इन इंसिडेंट्स ने कुछ मेजर इश्यूज हाईलाइट किए। प्रमोटर्स आईपीओ का इस्तेमाल करके बिजनेस से कैश आउट करते हैं। फंड्स का मिसयूज होता है, स्पेशली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स का रिस्की आईपीओज में स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टिंग बढ़ रहा है और लिस्टिंग्स के बाद लिक्विडिटी बहुत कम होती है। सेबी इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए स्ट्रिक्टर रूल्स ला रहे हैं जो फंड यूसेज, गवर्नेंस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पे फोकस करते हैं। एसएमई सिर्फ तब आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं जब उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स यानी एबिटा पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में से 2 सालों में 1 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा हो। सेबी इंश्योर करना चाहता है कि सिर्फ स्टेबल बिजनेसेस इन्वेस्टर से पैसा रेज करे। आईपीओ फंड्स का यूज एक्सपेंशन, एक्विजिशन और लोन रीपे करने के लिए होता है, पर कभी कभी ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या जीसीपी जैसे वे कैटेगरीज के लिए एलोकेट होते हैं। सेबी ने अब जीसीपी स्पेंडिंग को 15% या 10 करोड़ रुपीस तक लिमिट कर दिया है और आईपीओ मनी प्रमोटर्स या रिलेटेड पार्टीज के लोन्स रीपे करने के लिए यूज नहीं हो सकता। सेलिंग शेयर होल्डर्स अपने होल्डिंग्स का ज्यादा से ज्यादा 50% ही सेल कर सकते हैं और ओएफएस इशू साइज के 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रमोटर्स अब मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा अपने एक्स्ट्रा शेयर्स 2 फेजेस में सेल कर सकते हैं, 50% 1 साल के बाद और बाकी 2 साल के बाद। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अब 21 डेज तक पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन रहेंगे ताकि इन्वेस्टर्स आईपीओ के लाइव होने से पहले अपनी कंसर्न्स रेज कर सके। हमने एक पिछले द डेली ब्रीफ एपिसोड में ये डिस्कस किया था। ट्रैफिक्सॉल आईटीएस टेक्नोलॉजीज के केस में कंप्लेंट्स के कारण आईपीओ से पोटेंशियल डैमेज रोक दिया गया और आखिरी रूल ये है कि एसएमईज अब मेन बोर्ड में माइग्रेट किए बिना फंड्स रेज कर सकते हैं अगर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं। दूसरा अपडेट है मर्चेंट बैंकर्स के लिए। मर्चेंट बैंकर्स वो होते हैं जो कंपनीज के बॉन्ड्स या शेयर्स बेचने में मदद करते हैं। ये पेपर वर्क, कनेक्शंस और स्मूथ प्रोसेस हैंडल करते हैं, पर कभी कभी ये ओवरस्टेप करते हैं, जैसे एक्सिस कैपिटल के केस में जहां अलेजिडली पेमेंट्स की गारंटी दी गई थी। मर्चेंट बैंकर्स के लिए ऐसा करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। मर्चेंट बैंक्स के बारे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं।
इसीलिए सेबी ने अब स्ट्रिक्टर रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा मर्चेंट बैंकर्स सिर्फ सेबी अप्रूव एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे आईपीओ मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग और एमएनए एडवाइजरी। नॉन कोर एक्टिविटीज जैसे लेंडिंग और म्यूचुअल फंड को अलग एंटिटीज में स्प्लिट करना होगा और ये काम 2 साल में कंप्लीट करना होगा। अगला रूल ये है कि अगर एक मर्चेंट बैंकर किसी कंपनी में 0.1% से ज्यादा स्टेक होल्ड करता है तो वो उस कंपनी के इशू का लीड मैनेजर नहीं बन सकता, पर वो इशू के मार्केटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। मर्चेंट बैंकर्स को 2 कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1, इन्हें 50 करोड़ रुपीस का नेटवर्थ चाहिए और ये मेन बोर्ड इक्विटी इश्यूज हैंडल कर सकते हैं। और कैटेगरी 2, जिन्हें 10 करोड़ रुपीस का नेटवर्थ चाहिए पर ये मेन बोर्ड इक्विटी इश्यूज मैनेज नहीं कर सकते। अंडरराइटिंग में भी कैप या लिमिट लगाई गई है। मर्चेंट बैंकर्स अपनी लिक्विड नेटवर्थ का 20x से ज्यादा अंडरराइट नहीं कर सकते। ये डिसीजन एक्सेसिव रिस्क एक्सपोजर को कम करेगा। तीसरा अपडेट है रीट्स और इनवीट्स के लिए इजी रूल्स। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रीट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इनवीट्स के लिए सेबी ने नए अपडेट्स लाए हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। स्पॉन्सर्स अब अपने यूनिट्स अपने ग्रुप में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे वो इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हुए अपना स्किन इन द गेम रख पाएंगे। रीट्स और इनवीट्स अब इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का यूज कर सकते हैं बोरोइंग कॉस्ट को हेज करने के लिए, चाहे वो करंट या फ्यूचर लोन्स के लिए हो। रीट्स या इनवीट्स अब अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर सिर्फ तब जब वो कंपनीज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस या डायरेक्टली बेनिफिशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रीट्स और इनवीट्स को अब अपने सरप्लस फंड्स को सेफेस्ट लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में पार्क करने की परमिशन मिलेगी, जो स्टेबिलिटी और सेफ्टी इंश्योर करेगा। चौथा और आखिरी अपडेट है म्यूचुअल फंड्स और एनएफओस के लिए न्यू रूल्स। रीसेंट बुल मार्केट सिर्फ आईपीओस के लिए ही अच्छा नहीं था, इसमें एनएफओस का भी बूम देखने को मिला, पर साथ ही मिस सेलिंग भी बढ़ी। डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर कमीशंस के लिए एनएफओस पुश करते हैं बिना इन्वेस्टर सूटेबिलिटी को ध्यान रखे। इसे रोकने के लिए सेबी ने अब ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। एनएफओस में रेज्ड फंड्स को स्कीम्स के एसेट एलोकेशन के हिसाब से 30 डेज के अंदर डिप्लॉय करना होगा। अगर ये टाइमलाइन मिस होती है तो इन्वेस्टर्स एग्जिट कर सकते हैं बिना एग्जिट लोड दिए। इस रूल का एक और इफेक्ट ये है कि फंड हाउसेस अब बस उतना ही पैसा रेज करेंगी जितना वो 30 डेज में इन्वेस्ट कर सके। जब फंड हाउसेस एनएफओस लाते हैं तब डिस्ट्रीब्यूटर्स क्लाइंट्स को पुराने स्कीम से स्विच करने कहते हैं हायर कमीशंस के लिए। अब सेबी ने रूल इंट्रोड्यूस किया है कि स्विच ट्रांजैक्शंस के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को कम कमीशन मिलेगी, चाहे वो पुराना स्कीम हो या नया स्कीम। ये थे सेबी के लेटेस्ट अपडेट्स जो फाइनेंशियल मार्केट्स को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो ये थी आज की कहानियां। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, इंडिया का नवंबर ट्रेड डेफिसिट 3.7 थाउजेंड करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, जिसमें 50 टन के डबल काउंटेड गोल्ड इंपोर्ट्स की वजह से एरर हुआ। ये गलती पॉलिसी कंसर्न्स रेज करती है, फिस्कल डिसीजंस को डिस्टॉर्ट करने का रिस्क बढ़ाती है और इकोनॉमिक प्रेशर्स के बीच एक्यूरेट डेटा की जरूरत को हाईलाइट करती है। दूसरा, फेड के 2025 के लिए कम रेट कट्स के प्रोजेक्शंस के कारण वॉल स्ट्रीट गिर गया, जहां डाउ 2.58% और नैस्डैक 3.5% नीचे आ गया। ट्रेजरी यील्ड्स बढ़े, डॉलर स्ट्रेंथन हुआ और गोल्ड प्राइसेस गिर गए, जो टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस का सिग्नल देते हैं। और फाइनली पंजाब एंड सिंध बैंक ने 3000 करोड़ रुपीस रेज किए 7.74% कूपन रेट पे, जिसमें इशू 12 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। टाइट लिक्विडिटी के बीच स्ट्रॉन्ग डिमांड पीएसबी बॉन्ड में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दिखाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस और कॉशियस इशूअर प्राइसिंग से बॉल्स्टर्ड है प्राइमरी मार्केट में। तो ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।